2027 की तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार के पुलों और घाटों पर सुरक्षा और सुंदरीकरण पर दिया जोर। नैनीताल देवखड़ी नाले अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए निर्देश। एक सप्ताह बाद होगी प्रियंका पाठक की जनहित याचिका पर अगली सुनवाई। अतिक्रमण हटाने से पहले सुनवाई का मौका देने की उठी मांग। नैनीताल में 12 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। सतपाल महाराज ने पंचायत भवन और सड़क विकास पर दिया जोर। होम स्टे योजना से हजारों लोगों को रोजगार और पर्यटक को बढ़ावा। ऋषिकेश में 10 महिलाओं को फूड ई कार्ड वितरण। महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के साथ रोजगार का मिला अवसर। मसूरी में गराया माल रोड पर प्रवेश पास विवाद। टैक्सी यूनियन ने सरकारी पासों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां खबर आ रही है हरिद्वार से। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार के सभी पुलों का ऑडिट कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इधर सीएम धामी ने घाटों के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण पर विशेष जोर देने को कहा। उनका कहना था कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित स्नान, स्वच्छता और सुरक्षा की व्यवस्था प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम धामी ने भीड़ प्रबंधन के लिए मजबूत योजना तैयार करने और उसे समय पर लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी कार्य अक्टूबर तक पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने आंकड़ों को समय पर भूमि आवंटन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि मेला सुचारू रूप से आयोजित हो सके। इधर अधिकारियों को हर पहलू की मॉनिटरिंग करने और किसी भी प्रकार की चूक न होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें, सीएम धामी ने यह भी कहा है कि हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से निभानी होगी ताकि कुंभ मेला 2027 का आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तौर पर हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आ रही है नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले के हल्द्वानी से जुड़े देवखड़ी नाले के अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई है। बता दें, यह मामला कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं, अगर वे किसी भी तरह के दस्तावेज मांगते हैं तो प्रशासन उन्हें उपलब्ध कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तारीख तय की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के रहने वाली प्रियंका पाठक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर नोटिस जारी किए और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने देवखड़ी नाले पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं किया है। प्रियंका पाठक ने बताया कि उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिका में हाईकोर्ट से यही मांग की गई है कि अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। ड्रेन जो हल्द्वानी में है उसको लेके जो सुओ मोटो PIL माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है, उसी में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, जिसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित करा है कि यदि कोई भी वो संबंधित दस्तावेज, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा इत्यादि के लिए अप्लाई करता है जिसके आधार पर उनको डिमोलिशन के नोटिस दिए गए हैं, तो उनको प्रशासन वो प्रदान करे। तथा साथ ही इंटरव्यूनर को ये एमिकस द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि अभी उनके खिलाफ कोई भी डिमोलिशन की प्रक्रिया आगे नहीं करी जाएगी। ये
इंटरवीनर प्रियंका पाठक जी थी हल्द्वानी से ही, और उनका ये कहना था कि हमारे पास सारे लीगल दस्तावेज हैं हमारे पास, और हम इलीगल इंक्रोचर्स नहीं हैं, तथा हमारा जितना भी निर्माण है वो सारा वैध है। तो हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, रिप्लाई हैं, उनका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है तथा उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां जनपद नैनीताल लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बता दें, प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अब सीधे जमीन पर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत करीब 9 करोड़ 45 लाख रुपए है। इसके साथ ही 3 करोड़ 12 लाख रुपए की एक योजना का लोकार्पण भी किया गया है। इस तरह कुल 12 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की 5 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। गांव में नए पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं और पुराने भवनों की मरम्मत की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सड़कों पर खास ध्यान दे रही है ताकि गांव को बेहतर रास्ते मिल सके। साथ ही कहा कि अब तक 14,000 से ज्यादा गांव को सड़क से जोड़ा जा चुका है। साथ ही होम स्टे योजना के तहत हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। बता दें, इससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहां पर्यटन नगरी भीमताल में आकर के आज लोक निर्माण विभाग की कुल 12 करोड़ 58 लाख 12,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने अब तक 14,027 नए गांवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गांव के विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और यहां पर जो आपने बताया कि गड्ढे हैं, तो उसका हमने संज्ञान लिया है और निर्देश दिए हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इसके साथ साथ जो समस्याएं यहां हैं जो हमारे सामने आई हैं, उनके निदान के लिए भी हमने आदेश दिए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम देखने को मिली है। बता दें, सरकार के साथ साथ अब सामाजिक संस्थाओं भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। बता दें, श्यामपुर क्षेत्र में आज ऐसी ही एक पहल के तहत 10 महिलाओं को फूड ई कार्ड वितरित किए गए। यह फूड ई कार्ड प्रत्यन और सामूल फाउंडेशन की ओर से किया गया है। बता दें, CSR फंड दिए गए हैं इसके साथ ही, जिस पर करीब 8 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इन ई कार्ड के जरिए महिलाएं अब खुद का काम शुरू कर सकेंगी और अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। बता दें कि ये कार्यक्रम का आयोजन सर्वाधन महिला उद्यम श्यामपुर में किया गया है। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडेलवाल और SDF उत्तराखंड के डिप्टी कमिश्नर गणेश कणवाल मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने सामाजिक संस्थाओं की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को फूड कारोबार का पूरा प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसमें खाना बनाने, ग्राहक से बात करने और सही पहनावे की जानकारी पूरी दी गई है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। ई कार्ड मिलने से महिलाएं बेहद खुश नजर आई हैं। साथ ही उनकी आमदनी भी और आगे बढ़ेगी। मैं गणेश कणवाल, डिप्टी कमिश्नर SDA उत्तराखंड। और आज का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है कि जो जितनी भी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो खाद्य व्यवसाय करती हैं, फूड से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, तो क्योंकि ये रोजगार का एक बहुत बढ़िया साधन है लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। और लेकिन उसके साथ इम्पोर्टेंट है कि उनको ये भी जानकारी हो कि कैसे साफ सुथरे तरीके से भोजन को तैयार करें, भोजन को कैसे वो सेल करें, कैसे उसका रखरखाव करें। तो उस दिशा में ये जो प्रयास किया गया है कि उनको ट्रेनिंग दी गई है और साथ में उनको कार्ड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ITC जो संस्था है उसको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जोशी जी के द्वारा जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि अपने आप में बेंगलोर में रह रहे हैं और अंतिम छोर में बैठी हुई इन बहनों से आप रूबरू हो रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं।
हैं और एक सुरक्षित फूड के लिए इसमें न्यूट्रिशन सब चीज हो, उसके लिए मैं देख रही हूँ। अभी आपने देखा हमने लोकार्पण किया, जिस तरह से बहनों को की थैलियां हैं उसके माध्यम से वो स्वरोजगार से जुड़ेंगी, अपना रोजगार अपने घर के साथ साथ अपना रोजगार भी करेंगे और निश्चित ही अपना जो उनका फूड तैयार होगा उस फूड को उसके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाएगी। उसमें एक साफ सुथरापन सब चीजें उसमें होंगी। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सब मिलकर हम एक महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत अच्छे। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर मसूरी से है, जहां माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहनों के प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, नगर पालिका परिषद द्वारा कुछ विशेष प्रवेश पास जारी किए गए थे, जिसका दुरुपयोग होने का आरोप सामने आया है। बता दें, स्थानीय टैक्सी यूनियन का कहना है कि ये पास सरकारी काम के बजाय पर्यटकों को लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नंबर की 3 गाड़ियों को पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी बैरियर से प्रवेश की अनुमति मिली थी। आरोप है कि इन वाहनों से क्लब महिंद्रा के पास स्थित समर क्लाउड स्टे से पर्यटकों को माल रोड तक लाया ले जाया जा रहा था। वहीं टैक्सी यूनियनों ने एक इनोवा को पकड़ा है, जिसमें चालक ने पर्यटकों को ले जाने की बात स्वीकारी है। वहीं यूनियनों का आरोप है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और अन्य गाड़ियां भी बिना दस्तावेज चल रही हैं। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने सिर्फ पॉल्यूशन चालान काटा और वाहन छोड़ दिया, जिससे प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिलने का सवाल उठता है। ये तो इसमें गाड़ी की सवारी लेते हैं ना, होटल की होम स्टे की सवारी को सवारी जाती है इसमें? नहीं, हम कहीं लेके नहीं जाते, हम सीधे नीचे माल रोड पे छोड़ते हैं बस। हमारा ये काम है कि हम ऊपर से उन्हें नीचे तक छोड़ते हैं बस। वो थोड़ा पर्सनल थे, घर के बंदे थे, इसलिए सर मैं उनको वहाँ छोड़ने गया था। और वैसे पर ये आरोप है कि आप सवारियां भी ढोते हैं इसमें? नहीं सर, मैंने भैया को बोला भी था, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ऐसे करते हैं, पर सर आज तक किसी ने मुझे सवारी ढोते हुए नहीं देखा हुआ सर। होम स्टे के द्वारा चल रही ना ये, होम स्टे के माध्यम से चलती है ना। तो होम स्टे का नाम क्या है सर? समर क्लाउड स्टे। समर क्लाउड स्टे किसका है ये? सर ये राजीव जैन जी का है। हाँ, वही अभी हमें ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उन्हीं के। ठीक। सर पूरा मामला यह है कि इस गाड़ी के ऊपर हमारी काफी दिनों से निगाहें थी। ये गाड़ी लगातार ये डीएल नंबर गाड़ी रजिस्टर्ड है और अपने होटल से सर ये सवारियां लेके किंगरेग में सवारियों को मिसगाइड करते हुए कि नीचे 100-100 रुपए में गाड़ियां मिल जाती हैं, अपने होटल से सवारियां लेके किंगरेग आती है, जिस विषय में हमने इस गाड़ी को आज पकड़ा है। वहां पे हमारा वही कहना है सर प्रशासन से कि दिल्ली में 10 साल इस गाड़ी के पूरे हो चुके हैं, वहां पे गाड़ी डी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जब ये गाड़ी वहां डी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो फिर ये उत्तराखंड में किस हिसाब से चल रही है? और अगर ये उत्तराखंड में चल रही है तो इस गाड़ी ने अब तक उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कैसे ले लिया? नगर पालिका ने इस गाड़ी को पास के आधार पे दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत पुलिस और एसओजी टीम ने मादक पदार्थ तस्करों को एक बड़े मामले में कार्रवाई की है। बता दें कि प्रभारी निदेशक कोतवाली रानीखेत भुवन चंद्र जोशी और प्रभारी एसओजी सुनील धानिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अशोक द्वार के पास चेकिंग के दौरान रानीखेत से हल्द्वानी जा रही एक सफेद हुंडई और कार को रोककर जांच की है। बता दें, जांच के दौरान कार में सवार 3 युवकों के कब्जे से कुल 77 किलो गांजा बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने तुरंत तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली रानीखेत में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बरामद कार को भी सीज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बता दें, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने और युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें। और अब फिलहाल इस मामले में आगे की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नशा मुक्त उत्तराखंड की दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में एसओजी और रानीखेत पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों सरायखेत क्षेत्र से गांजा भर के लेके आ रहे थे तथा ठाकुरद्वारा की तरफ लेके जा रहे थे। इनके कब्जे से ट्रॉली बैग में, जो कि टूरिस्ट ट्रॉली बैग थी, उसमें लगभग 66 केजी से अधिक के गांजा मिला, जिसकी कीमत 16.5 लाख रुपए के से भी अधिक थी।
पूछताछ में इनके द्वारा यही बताया गया कि सरायखेत क्षेत्र से लाके ये ऊंचे दामों में ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश में कहीं बेचने का इनका इरादा था। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है, साथ साथ में इनके जो वेयर अबाउट से साथ में कहां से ला रहे थे इसके विषय में और अभी गहनता से पूछताछ कर रही है तथा जो इसमें और भी शामिल होंगे उनके खिलाफ भी हमारे द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां क्रिकेट मैच की आड़ में धोखाधड़ी के आरोप में ईवीसीएल के विकास ढाका की गिरफ्तारी पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, विकास ढाका ने खुद को अवैध गिरफ्तारी का शिकार बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से रिमांड शीट को कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि तय की गई है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि पुलिस ने विकास ढाका को सुबह लगभग 11:30 बजे थाने में रखा। एफआईआर रात 9 बजे दर्ज की गई और रिमांड अगले दिन 4 बजे दिखाई गई, जिससे अवैध कस्टडी का आरोप भी लगाया गया है। वहीं हल्द्वानी के इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम गोलापार में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग का आयोजन मंगलवार से होना था। पहला मैच उत्तराखंड सोल्जर्स और दिल्ली नाइट्स के बीच खेला जाना था। उत्तराखंड समारोह में लोक गायक राकेश खनवाल, कैलाश कुमार, रागिनी ग्रुप और अन्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी, लेकिन दिल्ली निवासी उनके बड़े पार्टनर प्रमोद सिंह के हृदय गति रुकने से निधन के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया। इधर पुलिस ने बुधवार को शिकायत मिलने के बाद विकास ढाका को गिरफ्तार कर लिया है। जो हमने अभी पिटीशन डाली है, हैबियस कॉर्पस डाली है, हम ये कहते हैं कि जो पुलिस ने जो हमारे अक्यूज की गिरफ्तारी की है वो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, अवनीश कुमार और अलग लॉ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 7 साल से कम सजा वाले मुकदमे हैं उनमें गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जाएगी। उसमें मौका दिया जाएगा अक्यूज को बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और ये भी बताया जाएगा कि किन कारणों के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ ऐसा हुआ था कि अक्यूज को सुबह 11:30 बजे होटल से बुला लिया गया था और थाने में बिठा के रखा। रात को 9 बजे एफआईआर दर्ज हुई और अगले दिन जो रिमांड शीट में गिरफ्तारी है वो अगले दिन 4 बजे की दिखाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने 16 फरवरी को राजभवन कूच करने का ऐलान किया है। बता दें, इस कूच में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे और कांग्रेस का इस मामले पर कहना है कि यह प्रदर्शन अंकिता भंडारी हत्याकांड की न्याय की मांग और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उत्तराखंड में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। आए दिन हत्या, लूट, चोरी और चेन स्नीचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि कई मामलों में आरोप सत्ता से जुड़े लोगों पर लगे हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इधर कांग्रेस ने यह भी कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसान परेशान है, युवा रोजगार के लिए तलाश कर रहा है, वहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है। अवैध खनन, शराब माफिया और गलत गतिविधियों से हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का डर भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसी सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने 16 फरवरी को राजभवन कूच करने का फैसला लिया है। 16 तारीख को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे और कांग्रेस के हम सभी लोगों ने प्रदेश के हर हिस्से में जाकर के कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित किया। बड़ी संख्या में लोग जो है इस कूच में सम्मिलित होने का काम करेंगे। आपने कहा संख्या कितनी होगी, ये आप 16 को खुद देख लेना कि कितने लोग होंगे, बस आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। और जहां तक कूच के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि क्या मुद्दे हैं, तो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जिससे आम जन में आक्रोश है, देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां बवाली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शन हाल ही में एक नाबालिग से हुए दुराचार के मामले को लेकर किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस मामले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और वहां नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पालिका के एक सभासद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं का कहना है कि सभासद के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तानी कनेक्शन जैसे आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पालिका की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को गलत तरीके से एनओसी दी गई है, जिससे अवैध निर्माण हो रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने मस्जिद की भूमि की भी जांच की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों को एक इलाके में बसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्षेत्र का स्वरूप बदला जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पूर्व में ये कहना चाहिए वार्ड जो एक यहाँ पर रेहड़ चैप्टोड़ा का वार्ड है, यहाँ पर जो सभासद हैं उनका लिंक किसी तरह से पाकिस्तानी गतिविधियों में शामिल है। और जिस ढंग से मिल रहा है कि यहाँ पर कि उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है और यहाँ पर देख रहे हैं वो अधिकतर मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं, जिहादियों को बसाने का काम कर रहे हैं, और जिसका मुआवजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसका आप साक्षात उदाहरण आप देख रहे हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर लैंड जात की बात कर रहे हैं। जो हमारी मस्जिद है, मस्जिद को 2 नाली भूमि वन विभाग ने मस्जिद बनाने के लिए दी और वहां पर जो है 45 नाली में कब्जा हो गया है, जिसका मैं कहता हूं कि ये लैंड जिहाद जैसे लफ्ज जिहाद जैसे जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें लगाम लगनी चाहिए और वो जो भूमि है अपने सामाजिक कार्यों से उसका उपयोग होना चाहिए। अभी अभी भवाली में आपने ये प्रकरण सुना होगा कि मुस्लिम युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस प्रकार से वो बच्ची प्रेग्नेंट है और स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची है वो, और इस तरह का कृत्य हमें भवाली में देखने को मिला है। और बड़ा अफसोस का विषय है कि इस प्रकार का प्रकरण हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर तो हो गई है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस ने 36वें सड़क सुरक्षा महीना के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया है। बता दें, इस रैली का उद्देश्य आम जनता को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना था। इस रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने किया है। पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक ने जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई, जिसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के दौरान लोगों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है, हमें सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं उनका कहना है कि इस तरह की रैलियों से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी और जनता में जागरूकता बढ़ेगी। इसका जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर शक्ति फार्म से है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 शक्ति फार्म टैगोर नगर में रहने वाले युवक राजू बाइन को लगभग उनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, कल शाम से लापता थी। जब परिजनों ने खोजबीन की तो आज सुबह लगभग 10 बजे किशनपुर रेंज क्षेत्र में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों का
फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है और इस पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता अभी लगाने में जुटी हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। ये राजू भाई ने, जो मेरे मतलब भाई मित्र लगते हैं, तो रोज भांति की तरह लालकुआं जाते थे काम में। तो कल शाम को घर भी आए, तो हमें मतलब वो घर से कहीं से पता नहीं चला। तो ठेकेदार का सुबह फोन आया कि भाई वो घर पहुंचे हैं कि कहाँ है, किधर है। तो हमने कहा नहीं, घर तो पहुंचे नहीं है। तो हमारे ये भाई मेरे दोस्त है नंदू भाई, उन्हीं का मतलब चाचा का लड़का है। तो उन्होंने ये हम सब आए, तो ठेकेदार लालकुआं से तलाश करते करते आए जंगल के रास्ते से। तो हमें भी बुलाया। हम लोग जब आए तो उनका बाइक ये है, बाइक जो सामने है, बाइक सामने खड़े थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाइक यहाँ पे है। तो हम थोड़ा तलाश किए, तो थोड़ी आगे जाके देखे कि डेड बॉडी मतलब कुछ भी नहीं थे। सुबह काम पे गए यहाँ से, घर से सही सलामत। उसके बाद वापिस आए नहीं है। फिर रात गुजर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बता रहे थे कि वो आया नहीं है, क्या हुआ उनके चाचा से। फिर वो लोग खबर लिया है कि आया क्यों नहीं है, क्या बात है, तुमसे क्या लड़ाई हुआ था। तो वो जो उनका जो वाइफ है वो बता रहा नहीं, लड़ाई तो नहीं हुआ है। फिर तलाश लगाए, तलाशी के बाद जंगल में मिला उनको। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, जिसके बाद एसपी विशाखा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच तेज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके अलावा पुलिस रिस्पांस और घटनास्थल पर कार्रवाई के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया गया। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पहले ही एम्स चौकी प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है। बता दें, एसपी ने कहा कि सभी कदम जांच को प्रभावी और तेज बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और मामले की जांच में सहयोग करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां चंद्रबनी इलाके में कैफे में माही पर हुए हमले में नया मोड़ आया है। बता दें कि युवती ने एक वीडियो जारी कर साफ किया है कि उसे चापड़ से नहीं बल्कि करछी से मारा गया है। जानकारी के अनुसार माही अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने कैफे गई थी। वहां कुछ युवकों ने शराब पीकर झगड़ा किया और इसी दौरान माही पर हमला हो गया। बता दें, पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया कि धारदार हथियार से चोट नहीं पाई गई है और माही नशे में थी। इस घटना के बाद आयुष रावत और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की पूरी जांच जारी है और सभी दोषियों को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जांच में सहयोग करें। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी चर्चा छेड़ दी है और लोगों ने सुरक्षा व कानून के प्रति सवाल उठाए हैं। इधर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी। खबर देहरादून से है, जहां चंद्रबनी कैफे में एक महिला पर हमला किया गया। महिला का नाम माही बताया जा रहा है, जो कि अपना बर्थडे मनाने कैफे गई थी, जहां कुछ युवकों ने उन पर हमला किया था। बता दें कि इस खबर में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि धारदार हथियार से चोट नहीं पाई गई है। माही नशे में थी। इस घटना के बाद आयुष रावत और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा
मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और सभी दोषियों को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें और पुलिस जिस तरह से भी जांच कर रही है उस पर आप उनका सहयोग करें। अब खबर देहरादून से, जहां विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने उपेंद्र सिंह थापा को दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने लोगों को फिनलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले। उनके फर्जी वीजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और अन्य दस्तावेज तैयार कर पीड़ितों को ठगा गया है। पुलिस के सामने आरोपियों ने कबूल किया है कि उसने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए ठगी के रूप में हड़पे हैं। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से पकड़ लिया है। फिलहाल इस मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच अभी जारी है। अब खबर जसपुर से है, जहां आज पतराम चौराहे के पास एक लकड़ी के गोदाम और कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। बता दें, आग इतनी तेज थी कि गोदाम और ऑफिस में रखी राखी, लकड़ी और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। जले सामान की कीमत लगभग लाखों रुपए बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में किसी की चोट या हताहत की खबर नहीं आई है। मौके पर पहुंचे प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने मीडिया को बताया कि एमडीटी के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रभारी तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।